साथियों, ये हमारी इतिहास की लेक्चर सीरीज का 5वां भाग है। जैसा कि हम इस पूरे के पूरे 5 लेक्चर के दौरान इतिहास के विभिन्न स्रोतों का अध्ययन कर रहे थे, उन्हीं स्रोतों में ये अंतिम कड़ी है हमारी, जिसका शीर्षक है क्या? विदेशी यात्रियों का विवरण एवं उनके द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न लेख। सबसे पहले हमने पुरातात्विक स्रोत पढ़े, उसके बाद हमने ब्राह्मण साहित्य पढ़े, फिर हमने ब्राह्मणेतर साहित्य पढ़े, और इस लेक्चर के माध्यम से हम पढ़ने जा रहे हैं विदेशी यात्रियों का विवरण। समय समय पर अलग अलग राजा महाराजाओं के शासन काल में बहुत से विदेशी यात्री भारत आए थे। उन्होंने भारत की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था पर कहना चाहिए कि लेख लिखे थे, और इन लेखों के माध्यम से ही हमें इतिहास के स्रोतों का ज्ञान प्राप्त होता है। इतिहास के ये विभिन्न जो स्रोत हैं, यही इतिहास के पुनर्निर्माण को आगे बढ़ाते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मणेतर ग्रंथ, या कहना चाहिए अन्य लौकिक ग्रंथ में इतिहास की जो बातें छिप गई थी, उन बातों को उजागर किया है विदेशी यात्रियों ने। हम अब शुरुआत करने जा रहे हैं अपने इस लेक्चर से। मेरी रिक्वेस्ट है, जैसा कि मैं हर लेक्चर में बोलता हूं, कि हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर से। विदेशी यात्री एवं उनके द्वारा लिखे गए विभिन्न लेख। तो विदेशी यात्री भी अलग अलग क्षेत्रों से भारत आए थे, और जिन अलग अलग क्षेत्रों से भारत आए थे ये विदेशी यात्री, उन्हीं के आधार पर इनकी कैटेगरी बना दी जाती है। जैसे कुछ थे इनमें से यूनानी लेखक, जो यूनान से भारत आए थे, और यूनान तो भारत से भी पुरानी सभ्यता थी, ठीक है, और एडवांस थी काफी ज्यादा, ठीक है। तो यूनानी लेखक आए थे। अब यूनानी लेखक की भी अलग अलग कैटेगरी बेटा यहाँ पर बना देते हैं। जैसे सिकंदर महान के भारत आगमन से पहले के यूनानी लेखक, मतलब सिकंदर का जो आक्रमण हुआ था भारत में, उसके पहले कौन कौन से यूनानी लेखक भारत आ चुके थे, उनकी एक अलग कैटेगरी है। और उनमें कौन कौन से हैं बेटा? तो स्काइलैक्स, हेकेटियस, हेरोडोटस और टैसियस। तो सिकंदर के भारत पर आक्रमण करने से पहले कौन कौन से यूनानी लेखक भारत आ चुके थे? तो कौन कौन से थे वे? स्काइलैक्स, हेकेटियस, हेरोडोटस और टेसियस। फिर सिकंदर के साथ कौन कौन से यूनानी लेखक भारत आए थे? तो सिकंदर के साथ भारत आए यूनानी लेखक कौन कौन से थे? निरयाकस, आनीसिक्रेटस और अरिस्टोबुलस। कौन कौन से थे बेटा? निरयाकस, आनीसिक्रेटस और अरिस्टोबुलस। फिर ऐसा नहीं है कि सिकंदर के आक्रमण के बाद भारत में ये यूनानी लेखक ना आते हो। तो सिकंदर के आक्रमण के बाद भी भारत में यूनानी लेखक आए थे, और वे कौन कौन से थे बेटा? तो मेगास्थनीज, जिन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा है? इंडिका, जिनसे हमें मौर्य साम्राज्य की सामाजिक व्यवस्था के विषय में जानकारी मिलती है। तो कौन है बेटा? मेगास्थनीज। उसके बाद डायोनीसियस, प्लिनी और टॉलमी। कौन कौन से होगा बेटा? मेगास्थनीज, डायोनीसियस, प्लिनी और टॉलमी। ये वे यूनानी लेखक है जो सिकंदर के आक्रमण के बाद भारत आए। तो यूनानी लेखक हैं, तो यूनानी लेखकों की कितनी कैटेगरी बना दी गई है बेटा? 3 कैटेगरी बना दी गई है। सिकंदर के आक्रमण के पहले, सिकंदर के आक्रमण के साथ और सिकंदर के आक्रमण के बाद, ठीक है। फिर दूसरी कैटेगरी है विदेशी लेखकों की, जो है चीनी लेखक, मतलब जो चीन से आए थे भारत में पर्टिकुलरली बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए। और वे कौन कौन से हैं बेटा? तो इसमें हो गया एक फाहियान, दूसरा सुंग्युन, तीसरा हैंसोंग, चौथा इत्सिंग, मातवालिन और चाओजू कुआ। कौन कौन से हैं? फाहियान, सुंग्युन, हैंसोंग, इत्सिंग, मातवालिन और चाओजू कुआ। ये वे चीनी लेखक हैं जो प्राचीन भारतीय इतिहास
या जो प्राचीन भारत के समय ये भारत आए थे, और इनके लेखों से ही हमें उस काल के विषय में बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद है बेटा कुछ अरबी लेखक। अब अरबी लेखकों में कौन कौन आ जाता है, तो अल मसूदी, सुलेमान, अल बिरूनी और इब्न बतूता। ठीक है, इनसे हमें मध्यकाल के थोड़े से पहले और मध्यकाल के प्रारंभ की जानकारी मिलती है। कौन कौन से होगा बेटा, अल मसूदी, सुलेमान, अल बिरूनी और इब्न बतूता। चलिए, अब ये क्या क्या जानकारी, इसी प्रकार से कुछ तिब्बती लेखक भी हैं जैसे तारानाथ, इनके भी ग्रंथों से हमें इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। अब हम इन्हीं लेखकों का अध्ययन जो है बारी बारी से करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं निर्याकस की। तो निर्याकस के भारत आगमन का जो काल है बेटा, वो काल है 326 ईसा पूर्व का। कब का काल माना जाता है बेटा ये, 326 ईसा पूर्व का। कहां से आया था ये, यूनान से। तो 326 ईसा पूर्व में भारत आया था यूनानी लेखक कौन, निर्याकस। अब निर्याकस के लेखों से हमें कौन सी जानकारी मिलती है, तो यह सिकंदर के जल सेना अध्यक्ष के रूप में भारत आया था। ठीक है, तो सिकंदर की सेना का एक अधिकारी था, जल सेना अध्यक्ष था, और उसके आगमन के साथ ही ये भारत आया था। कौन, निर्याकस। कौन सा समय है, 326 ईसा पूर्व। कहां का है, यूनान का। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं दूसरे लेखक की, आनी सिक्रेटस। क्या नाम है बेटा, आनी सिक्रेटस। साथ साथ में इसको दोहराना, आनी सिक्रेटस। ये भी 326 ईसा पूर्व में भारत आया था। कहां का था, ये भी यूनान का। ठीक है, और क्या खासियत थी इसकी, तो इसने सिकंदर की जीवनी लिखी है। किसने बेटा, आनी सिक्रेटस ने। किसकी, सिकंदर की जीवनी लिखी है किसने, आनी सिक्रेटस ने। फिर तीसरे लेखक हैं हमारे अरिस्टोबुलस। कौन है बेटा, अरिस्टोबुलस। 326 ईसा पूर्व में ये भी भारत आए थे, और ये भी कहां के हैं, यूनान के। ठीक है, और अरिस्टोबुलस ने हिस्ट्री ऑफ वॉर नामक पुस्तक लिखी है। कौन सी पुस्तक लिखी है बेटा, हिस्ट्री ऑफ वॉर नामक पुस्तक लिखी है किसने, आनी सिक्रेटस ने। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दो बेटा, तो ये सभी लोग 326 ईसा पूर्व के हैं। इसका मतलब है कि ये सभी लोग सिकंदर के साथ ही भारत आए थे, क्योंकि यही वो समय है जब सिकंदर महान का आक्रमण भारत पर हुआ था। फिर अपन बात करते हैं मेगास्थनीज की। तो मेगास्थनीज 303 ईसा पूर्व के हैं, और ये भी यूनान से संबंध रखते हैं। तो मेगास्थनीज सिकंदर के आक्रमण के कई वर्षों के बाद भारत आए हैं। ठीक है, कहां से, ऑब्वियसली यूनान से। और मेगास्थनीज का ही ग्रंथ है कौन सा, इंडिका। ठीक है, तो ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यूनानी शासक थे कौन, सेल्यूकस निकेटर। उनके राजदूत थे कौन, मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य के जो पहले शासक थे वो कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। उनके दरबार में आए थे कौन, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत मेगास्थनीज। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति का वर्णन किया है। तो कौन सा ग्रंथ है बेटा, मेगास्थनीज का इंडिका। और इस इंडिका नामक ग्रंथ से हमें काय की जानकारी मिलती है, मौर्यकालीन समाज एवं संस्कृति की जानकारी मिलती है। फिर हमारे पांचवे जो लेखक हैं या विदेशी यात्री हैं, वे हैं कौन, डाइमेकस। प्रोनाउंस कीजिए, डाइमेकस। डाइमेकस भारत कई वर्षों के बाद आए, 285 ईसा पूर्व इनका समय है। और ये कहां से आए थे बेटा, सीरिया से आए थे। तो डाइमेकस कहां से आए हैं, सीरिया से। अब इनके विवरण से हमें क्या जानकारी मिलती है, तो इसे सीरियाई शासक आंतियोकस ने राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में भेजा था। ठीक है, तो सीरिया के शासक थे बेटा कौन, आंतियोकस। उन्होंने अपने राजदूत के रूप में इन्हें बिंदुसार के दरबार में भेजा था। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं डायोनिसियस के।
कौन है बेटा ये? डायोनीसियस। तो ये भी डाइमेकस के ही समकालीन थे, 285 ईसा पूर्व में ही ये भारत आए थे। कौन बेटा? डाइमेकस। ठीक है। और कहां से आए थे बेटा ये? मिस्र से। डाइमेकस सीरिया से थे और डायोनीसियस कहां से थे? मिस्र से। ठीक है। अब इनसे हमको काय की जानकारी मिलती है? तो ये मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस के राजदूत थे। याद रखोगे आप लोग, कहां के राजा थे? मिस्र के राजा थे। कौन? टॉलमी फिलाडेल्फस। टॉलमी फिलाडेल्फस के राजदूत थे और अशोक के दरबार में ये आए थे। ठीक है। तो डायमेकस और डायोनीसियस, ये दोनों चीजें हमारे हिसाब से आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब हम आगे चलते हैं और हमारे जो 7वें यात्री हैं ये चीनी यात्री हैं और इनका नाम क्या है बेटा? फाहियान। क्या नाम है बेटा इनका? फाहियान। किस काल में आए? तो 399 से 414 ईस्वी तक ये भारत में रहे। कब से कब तक? 399 से 414 ईस्वी तक। तो ये काफी लंबे समय बाद आए, क्योंकि अभी तक अपन ने जिन भी विदेशी यात्रियों को पढ़ा है वे ईसा पूर्व के हैं और फाहियान कब के हैं? ईस्वी के। ठीक है। कहां से आए थे? ऑब्वियसली चीन से आए थे। तो ये गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। कौन? फाहियान। इसने अपने विवरण में मध्य देश के समाज एवं संस्कृति का उल्लेख किया है तथा यहाँ की जनता को सुखी और समृद्ध बताया है। तो भारत के मध्य क्षेत्र के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय में हमको जानकारी मिलती है किससे? फाहियान के विवरण से। और फाहियान किसके शासन काल में आया था बेटा? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में। फिर दूसरे चीनी लेखक है बेटा हमारे कौन? सुंगयुन। क्या नाम है इनका? सुंगयुन। और ये भी काफी बाद में आए थे, 518 ईस्वी में ये भारत आए थे और ये भी कहां से थे? चीन से। तो सुंगयुन भी कहां के थे? चीन के। तो इसने अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध ग्रंथ की प्रतियां एकत्रित की थी। ठीक है। 3 वर्षों तक इन्होंने भारत की यात्रा की, बौद्ध धर्म की वास्तविकता की खोज में ये भारत आए थे और बौद्ध धर्म से संबंधित प्रतियां इन्होंने एकत्रित की थी। किसने? सुंगयुन ने। फिर अपन बात करते हैं बेटा हैनसोंग की। किसकी? हैनसोंग की। तो हैनसोंग बहुत बाद में आए, 629 से 645 ईस्वी तक इन्होंने यात्रा की और ऑब्वियसली आए कहां से थे? चीन से। ठीक है। तो हैनसोंग के यात्रा विवरण से हमको क्या जानकारी मिलती है? तो इनका यात्रा वृतांत CU की, याद रखोगे आप लोग, इन्होंने भारत की यात्रा करने के बाद जो जानकारी एकत्रित की है उस पूरे के पूरे ग्रंथ का नाम क्या रखा है? CU की। तो इनकी यात्रा वृतांत CU की नाम से प्रसिद्ध है। इससे हर्षकालीन भारत के सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक स्थिति पर विस्तृत प्रकाश पड़ता है। तो महाराजा हर्षवर्धन के समय ये भारत आए थे। कौन बेटा? हैनसोंग। जबकि फाहियान किसके समय आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय। फिर हमारे 10वें यात्री हैं बेटा कौन? इत्सिंग। और इत्सिंग का जो टाइम पीरियड है वो है 671 से 675 ईस्वी और ये भी कहां से रिलेटेड है बेटा? चीन से ही रिलेटेड है। ठीक है। तो सबसे बाद में, मतलब चीनी लेखकों की कड़ी में लास्ट में आते हैं कौन? इत्सिंग। तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक आ रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन एज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। क्या नाम है इनके ग्रंथ का? आ रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन एज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया में मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित विवरण मिलता है। तो इत्सिंग भी किसकी खोज में आए थे बेटा? बौद्ध धर्म की खोज में। फिर अल-मसूदी। ठीक है। अल-मसूदी एक मुस्लिम विदेश यात्री थे जो 943 ईस्वी से 10वीं ईस्वी के बीच में भारत आए थे। बगदाद से इनका संबंध था। तो अल-मसूदी कहां से रिलेटेड है बेटा? बगदाद से रिलेटेड है। ठीक है। मध्यकाल की शुरुआत में आए थे कौन? अल-मसूदी। ठीक है। 10वीं सदी में महीपाल के समय यह भारत आया।
अल-मसूदी ने गुर्जर प्रतिहार राज्य को अलजुज एवं महिपाल को बौरा कहा है। तो ये क्योंकि बगदाद से आए तो अपनी अरबी भाषा में ही इन्होंने अपना यात्रा वृतांत लिखा होगा, इसीलिए गुर्जर प्रतिहार वंश को इन्होंने अलजुज नाम दिया और महिपाल को बौरा नाम दिया था। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग याद रखोगे। तो पहला मुस्लिम विदेशी यात्री जो मध्यकाल के प्रारंभ में भारत आता है कौन हुआ? अल-मसूदी। अब दूसरा है बेटा कौन? सुलेमान। तो ये 9वीं शताब्दी में भारत आया, लेकिन ये कहां का था? अरब का था। कौन? सुलेमान। कौन से देश का था? अरब का। तो यह 9वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज एवं राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष प्रथम के समय भारत आया। तो सुलेमान जब भारत आया तब भारत पर 2 प्रभावकारी शासक शासन कर रहे थे। एक गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे कौन? मिहिर भोज, और राष्ट्रकूट वंश के शासक थे कौन? अमोघ वर्ष प्रथम। सुलेमान के अनुसार मिहिर भोज मुसलमानों का घोर शत्रु था। ऐसा उन्होंने अपने यात्रा विवरण में लिखा है कि मिहिर भोज बहुत बड़ा शत्रु था किसका? मुस्लिमों का। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे यात्री है बेटा कौन? अल-बरूनी। अल-बरूनी भारत कब आए? 11वीं शताब्दी में। कहां से? ख्वारिज्म, उज्बेकिस्तान वाला जो एरिया है वहां पर आता था ये स्थान। कौन सा? ख्वारिज्म। वहां से आया था कौन? अल-बरूनी। अब अल-बरूनी 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी के साथ उसके कन्नौज अभियान के समय भारत आया था। ठीक है, अल-बरूनी। ठीक है, और अरबी भाषा में लिखित उसकी पुस्तक तहकीक-ए-हिंद का अंग्रेजी अनुवाद एडवर्ड साची ने किया था। तहकीक-ए-हिंद अर्थात भारत की खोज भारतीय भूगोल, ज्योतिष, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, धार्मिक जीवन एवं दर्शन, सामाजिक रीति रिवाज आदि के विस्तार का वर्णन हमें देखने को मिलता है किसमें? तहकीक-ए-हिंद में। कौन सी ग्रंथ में बेटा? तहकीक-ए-हिंद में। तो अल-बरूनी 11वीं शताब्दी में भारत आया, और 11वीं शताब्दी में भारत आने के बाद क्या किया अल-बरूनी ने? कौन सा ग्रंथ लिखा? तहकीक-ए-हिंद नामक ग्रंथ इसने लिखा था। फिर अपन बात करते हैं इब्न बतूता की। ठीक है, तो इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आता है। कहां का यात्री था बेटा? मोरक्को का यात्री था। ठीक है, और मोरक्को से पैदल यात्रा करते हुए ये भारत आया था। किसके शासन काल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ये भारत आया, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का क्या बनाया था? दिल्ली का प्रधान काजी नियुक्त किया था, और अपना राजदूत बनाकर उसे चीन भी भेजा था। इसका यात्रा विवरण रहला नामक ग्रंथ में प्रचलित है। कौन से ग्रंथ में प्रचलित है? रहला। फिर अपन बात करते हैं किसकी? तारानाथ की। ठीक है, तारानाथ तिब्बती लेखक थे। 12वीं शताब्दी में ये भारत आए थे, और कहां से रिलेटेड थे? तिब्बत से। तो इसने कंगियूर और तंगियूर नामक ग्रंथ में भारत संबंधी विवरण प्रस्तुत किया था। कौन से ग्रंथ में? कंगियूर और तंगियूर ग्रंथ लिखा था किसने? तारानाथ ने, और अपनी यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया था। तो ये हैं हमारे विभिन्न प्रकार के विदेशी यात्री जिनका अध्ययन अभी अपन ने कंप्लीट किया है। अब अपन आगे चलते हैं। कुछ और ऐसे ग्रंथ हैं जो उस काल में प्रचलित वास्तु एवं शिल्प कला के बारे में लिखे गए थे। अब वे ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो उनमें से सबसे पहला ग्रंथ है बेटा हमारा कौन सा? युक्ति कल्पतरु। कौन सा ग्रंथ है? युक्ति कल्पतरु। ये कौन था लेखक? तो भैया परमार वंश के शासक थे कौन? राजा भोज। राजा भोज के द्वारा इन ग्रंथों को लिखा गया था। कौन सा ग्रंथ है बेटा? युक्ति कल्पतरु। क्या था इसकी विशेषता? तो इसमें विभिन्न प्रकार की नौकाओं का वर्णन किया गया था। नौकाओं का वर्णन अर्थात
नाव बनाने की जो विधि थी उसका उल्लेख मिलता है हमको किसमें, युक्ति कल्पतरु में, जो किसने लिखा है, परमार वंश के शासक भोज ने। दूसरा ग्रंथ है हमारा सम्रांगण सूत्रधार। कौन सा ग्रंथ है बेटा, सम्रांगण सूत्रधार, और इसके भी लेखक कौन है, परमार वंश के राजा भोज, जो एक महान शासक के साथ साथ एक महान लेखक भी थे। इसमें विमान विद्या, यांत्रिकी, तरल यांत्रिकी का वर्णन मिलता है, मतलब उस समय विमान निर्माण की जो विधि थी उसका विवरण भी हमको इस ग्रंथ में देखने को मिलता है। यांत्रिक दरबान व सिपाही अर्थात रोबोट का भी उल्लेख हमें इस ग्रंथ में देखने के लिए मिला है। ठीक है, फिर मानस उल्लास एक और ग्रंथ है। कौन सा बेटा, मानस उल्लास। तो ये चालुक्य वंश के राजा सोमेश्वर तृतीय के द्वारा लिखा गया है। कौन सा ग्रंथ है बेटा, मानस उल्लास। ठीक है, अब मानस उल्लास से काय की जानकारी मिलती है, तो इसमें राजा के 100 विनोदों का उल्लेख किया गया है। 100 विनोद का अर्थ होता है कि राजा को किस प्रकार से 100 तरीकों से अलग अलग सम्मानित किया जाता है, तो राजा के 100 विनोदों का यहां पर वर्णन हुआ है। अपराजित प्रच्छा, कौन सा ग्रंथ है बेटा, अपराजित प्रच्छा। इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है बेटा भुवन देव। ठीक है, अब ये भी किससे रिलेटेड ग्रंथ है, साइंस फील्ड से। तो इसमें विश्वकर्मा और उनके पुत्र अपराजित के बीच में जो वार्तालाप है उसके विषय में लिखा गया है। और विश्वकर्मा तो आप लोग जानते हो कि निर्माण के अधिपति हैं, नए नए प्रकार के निर्माण के देवता हैं कौन, विश्वकर्मा, और उनके पुत्र हैं अपराजित। तो वो इन्हीं चीजों का ज्ञान अपने पुत्र को दे रहे हैं। ठीक है, तो उनके बीच में ये जो संवाद है उसके विषय में लिखा गया है किसमें, अपराजित प्रच्छा में, जिसके लेखक हैं कौन, भुवन देव। विष्णु धर्मेत्तर पुराण, कौन सा ग्रंथ है बेटा, विष्णु धर्मेत्तर पुराण। अब विष्णु धर्मेत्तर पुराण में विष्णु पुराण का परिशिष्ट माना जाता है। विष्णु पुराण के परिशिष्ट का अर्थ है कि विष्णु पुराण में जो साइंटिफिक चीजें हैं उसका उल्लेख यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, अब कुछ ऐसे लेखक भी हैं बेटा जो सिकंदर के भारत आगमन के पहले भारत आए थे। वे लेखक कौन कौन से हैं, तो अभी अपन ने देखा था जैसे स्काइलैक्स। तो एग्जैक्ट डेट तो हमें नहीं मालूम है कि स्काइलैक्स भारत कब आए थे, लेकिन लगभग इनका जो समय है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का रहा था, जब भारत में कितनी 16 महाजनपदें शासन करती थी। तो प्रथम ज्ञात यूनानी है जिसने भारत भूमि पर कदम रखा था, कौन, स्काइलैक्स। हकमानी अर्थात ईरानी सम्राट द्वारा प्रथम के निर्देश पर सिंधु नदी की खोज में ये भारत आया था, कौन, स्काइलैक्स। तो पहला यूनानी विदेशी यात्री था बेटा कौन, स्काइलैक्स। फिर दूसरा है हिकैटियस मिलेटस नामक लेखक ने एक भूगोल की पुस्तक जस पेरियोडस लिखी है, और इसमें सिंधु प्रदेश का विवरण भी हमको मिलता है। तो ऐसा अनुमान है कि शायद ये हिकैटियस मिलेटस ने यात्रा करी हो, तभी तो अपने ग्रंथ में इसका उल्लेख किया होगा। फिर हेरोडोटस 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। हेरोडोटस ही कहलाते हैं बेटा क्या, इतिहास के पिता के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिका में भारत फारस संबंधों का विवरण दिया है। कौन सा ग्रंथ है बेटा, हेरोडोटस का हिस्टोरिका। और इसी ग्रंथ से इतिहास का प्रारंभ माना जाता है, इसलिए हेरोडोटस को कहा जाता है इतिहास का पिता। फिर चौथे हैं बेटा टेसियस। तो टेसियस ईरान के एक राजवैद्य थे और इन्होंने ईरानी अधिकारियों द्वारा भारत के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। किसने, टेसियस ने। फिर प्लिनी का नाम तो आप सभी लोगों ने सुना होगा। प्लिनी ने अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका में भारत को बहुमूल्य पत्थरों एवं रत्नों का उत्पादक बताया है। भारत में बहुत सारे बहुमूल्य पत्थर एवं रत्न पाए जाते हैं, उसके बारे में लिखा है किसने,
प्लिनी ने। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज आदि का विवरण हमें मिलता है। कौन से ग्रंथ में? नेचुरल हिस्टोरी का, जो किसका ग्रंथ है? प्लिनी का। फिर है टॉलमी। टॉलमी दूसरी शताब्दी ईस्वी के हैं और टॉलमी की प्रसिद्ध पुस्तक है कौन सी? भारत का भूगोल। ये आप लोग याद रखोगे। टॉलमी की जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है वो कौन सी है? भारत का भूगोल। और इसमें भारत की प्रमुख नदियों का उल्लेख किया गया है। टॉलमी ने ही बोला था ना कि भारत में जो सबसे अच्छी जलवायु है वो हमारे मालवा क्षेत्र की जलवायु है। तो जाहिर सी बात है इन्होंने हमारे क्षेत्रों का अध्ययन किया होगा और यहां पर रिसर्च की होगी। फिर एक किताब है बेटा जिसके लेखक अज्ञात है और उस ग्रंथ का नाम है क्या? पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी। क्या नाम है उस किताब का? पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी। ये पुस्तक के लेखक अज्ञात ग्रीक नाविक है। तो इतना मालूम है कि ग्रीस अर्थात यूनान का कोई लेखक है, लेकिन कौन है लेखक इसके विषय में अभी तक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। इसने लाल सागर से लेकर भारतीय समुद्र तट की यात्रा की थी। कहां से? रेड सी से लेकर भारत के अरब सागर तक की यात्रा की थी। और पेरिप्लस में ही पाश्चात्य जगत में रोम साम्राज्य को भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का प्रथम विस्तृत सूची मिलती है। मतलब भारत से कौन कौन सी चीजें रोमन साम्राज्य को निर्यात की जाती थी, इस किताब में उन तमाम सारी वस्तुओं का उल्लेख हमें मिलता है। क्लियर? तो ये है बेटा विदेशी यात्रियों का विवरण, जिससे इतिहास के पुनर्निर्माण के विषय में हमको जानकारी मिलती है। तो आज के लेक्चर में अपन इतना ही पढ़ते हैं। कल से हम मूल इतिहास की थ्योरी शुरू करेंगे, पाषाण काल से अपना अध्ययन प्रारंभ करेंगे। ठीक है? थैंक यू।